मॉर्निंग एवरीवन। आज केमिस्ट्री में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉन्ड लेंथ क्या है। देखो अभी हमने दो तरीके के बॉन्ड पढ़े थे। कौन कौन से बॉन्ड पढ़े अभी तक हमने, है ना। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जैसे मान लो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल को लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये क्लोरीन का एटम है और ये एक दूसरा क्लोरीन का एटम है। अब जब दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, ये एक क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये दूसरे क्लोरीन का न्यूक्लियस। तो इनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड लेंथ। समझ में आ गया सबको, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, है ना। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन। इंटरन्यूक्लियर मतलब दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस की बात करें। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। लिख लो, इंटर nuclear distance between internuclear distance between two bonded atoms is called bond लेंथ। ठीक है, आगे बात समझ लो सबको। रिप्लाई करो सब। दो बॉन्डेड एटम्स के बीच के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। अब मान इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अब एक चीज बता, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है, जैसे मान लो ये दो एटम है और कोई से दूसरे एटम है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी कि छोटी होगी। हाइड्रोजन के केस में बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन के केस में छोटी होगी। तो किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, छोटी बॉन्ड लेंथ वाले का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है कि बड़ी बॉन्ड लेंथ वाले का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है ना, छोटी बॉन्ड वाले का। क्यों, क्योंकि सबको पता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जैसे दो मैग्नेट के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होगी। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा क्या होता है, कम होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैल्यू कम होती जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मैग्नेट के बीच वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ाओगे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, है ना। आगे बात समझ लो सबको। तो लिख लो, यहां पर ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, लॉन्ग बॉन्ड लेंथ होगी तो बॉन्ड कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा। आगे बात समझ में, बॉन्ड लेंथ क्या है, अगर लंबी है तो बॉन्ड कैसा होगा, और अगर शॉर्ट बॉन्ड लेंथ है मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी है तो बॉन्ड कैसा होगा, वीक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ऐसा लिखने चाहते हो तो फिर इस हिसाब से देखो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। नहीं, बॉन्ड लेंथ की तो डिस्टेंस है दो न्यूक्लियस के बीच की, हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो हम इसको इस तरह से अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, मजबूती होगी, वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड लेंथ, है ना। ऑलमोस्ट सही था पार्शियल, बस थोड़ा सा मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी होगी
तो ये वैल्यू क्या है, बड़ी आएगी, मतलब बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड उतनी ज्यादा। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो यहाँ पर क्या आएगी, छोटी वैल्यू आएगी, मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम। क्लियर है सबको? है ना? लिख लो। अब देखो यहां से नई चीज हो रही है आपका कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस वगैरह पढ़ा था अपन लोगों ने इसके पहले भी। कोवेलेंट रेडियस बताया था ना इससे पहले, आयोनिक रेडियस चैप्टर के अंदर। ऑडियो क्लियर है सबको? चलो, तो देखो यहां से अगर मान लो HCl की बात करते हैं तो HCl में कौन सा बॉन्ड बनता है, सबको पता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो हमने क्या करा, ये H और ये C, अब ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, बताओ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी बड़ी नहीं, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इन दोनों बात क्या कर दो, ज्वाइन। ये बॉन्ड लेंथ क्या सबको दिख रहा है, जल्दी बताओ, है ना? तो यहां से हम बात करते हैं दो चीज, है ना, एक नई चीज की, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। तो कोवेलेंट रेडियस की हम बात करने जा रहे हैं, तो लिखो कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस ऑलरेडी आपको मैं लिखवा चुका हूं, तो डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, सिर्फ समझाऊंगा। कोवेलेंट रेडियस क्या होता था, अगर दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस। तो ये कोवेलेंट रेडियस किसकी हो जाएगी, हाइड्रोजन एटम की कोवेलेंट रेडियस, और ये कोवेलेंट रेडियस किसका हो जाएगा, क्लोरीन एटम का कोवेलेंट रेडियस। आगे बात समझ में? याद करो एटॉमिक रेडियस जब पढ़ाया था, एटॉमिक रेडियस है ना चैप्टर 3 के अंदर, क्या होता था, एटॉमिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस सब पढ़ाया है ना। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता था, ये एटॉमिक साइज की जो हम बात करते थे, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। तो सेम चीज कोवेलेंट रेडियस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। आगे बात समझ में, है ना? इसको हम कौन सा रेडियस बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस। तो हाइड्रोजन के लिए कोवेलेंट रेडियस RH हो गया, और क्लोरीन के लिए कोवेलेंट रेडियस RCl हो गया। अब बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर हो जाएगा, जरा सोच के बताओ। वेरी गुड, क्लियर है ना सबको, है ना? लिख लो उसको। क्या समझना है पांचवी इसमें, थोड़ा सा कहां से समझ में नहीं आया? ओके चलो, है ना, मैं बताऊं। एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है AB, जिसके अंदर एटम A और एटम B के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। अब मैंने बोल दिया कि एटम A का साइज छोटा है और एटम B का साइज बड़ा है, ठीक है, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो एटॉमिक रेडियस एटम A का क्या हो जाएगा और एटम B का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। तो है ना, ये एटम A का रेडियस हो जाएगा और एटम B का रेडियस क्या हो जाएगा, इसके रेडियस ये हो जाएगा,
क्लियर है ना? अब देखो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले एटम का कोवेलेंट रेडियस क्या होगा? न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस। क्लियर? वापस से सुनो, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले एटम का कोवेलेंट रेडियस क्या होगा? उसके न्यूक्लियस से लेकर उसी के आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस। क्लियर है ना? तो यहां से यहां तक क्या हो गया? Ra कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम A, और यहां से यहां तक क्या हो गया? Rb कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम B। अगर मैं सरप्राइजली देखूं, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगी? बॉन्ड लेंथ, जो कि क्या होती है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम। क्लियर है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम, है ना? दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो Ra प्लस Rb। आगे बात समझते हैं, पार्शियली, है ना? तो बॉन्ड लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा? Ra प्लस Rb, है ना? ये न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है, ध्यान रखना। लिख लिया? लिख रखा है ना? सबने रफ कर दो। अब वेंडर वॉल रेडियस जो हमने पढ़ा था, वेंडर वॉल्स रेडियस, जिसने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा उसको आता होगा वेंडर वॉल रेडियस का। वेंडर वॉल्स रेडियस क्या पढ़ा था हमने? कि जैसे मान लो हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन, है ना? एक हमारे पास जैसा कंटेनर है जिसमें बहुत सारा 1 लीटर ऑक्सीजन गैस भरी है। मैंने क्या बोल दिया? मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें कितनी लीटर ऑक्सीजन गैस है? अब 1 लीटर अगर ऑक्सीजन गैस, है ना, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस है, तो इसका ये तो मतलब नहीं होगा कि ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। तो ऑक्सीजन का मान लो एक मॉलिक्यूल ये रहा जिसमें एक ऑक्सीजन का एटम और ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम इस तरह से बॉन्डेड है, दोनों के बीच में से कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ये एक ऑक्सीजन का एटम और ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर ऐसा लिखूंगा तो तुमको समझ नहीं आएगा। ये एक हाइड्रोजन का एटम और ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम के साथ बॉन्डेड। डायग्राम दिख रहा है सबको क्लियरली? है ना? ऐसे इसके पास में इसका एडजेसेंट एक और मॉलिक्यूल होगा, इसके आसपास के एरिया में एक और मॉलिक्यूल होगा। तो ये एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक और हाइड्रोजन का एटम, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ये एक H2 मॉलिक्यूल है, ये एक H2 मॉलिक्यूल। तो वेंडर वॉल रेडियस क्या होता है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट सिमिलर एटम। पूरी बात सुन, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट मतलब पास पास वाले। कैसे एटम कैसे होना चाहिए? अगर ये हाइड्रोजन का एटम है तो ये भी हाइड्रोजन का एटम होना चाहिए, सिमिलर एटम। आगे बात समझ में? तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे? वेंडर वॉल्स रेडियस। क्लियर है सबको? इसकी डिफरेंस दिखाऊंगा मैं। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, है ना,
लिख लो, अच्छा पहले लिख लो फिर हम समझते हैं। देखो वेन डेर वाल रेडियस डिक्टेट कर रहा हूं। वेन डेर वाल रेडियस लिखो, इट इज डिफाइंड एज द 1/2 of the distance between 1/2 of the distance between two adjacent non-bonded similar atoms. 1/2 of the distance between two adjacent non-bonded similar atoms. क्लियर है सबको? तो देखो वेन डेर वाल रेडियस क्या हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस का हाफ। आगे बात समझ में सबको? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस के हाफ को हम क्या बोलेंगे, वेन डेर वाल रेडियस, VR, V फॉर वेन डेर वाल्स और R फॉर रेडियस। क्लियर है सबको? डेफिनेशन समझ में आई है ना? देखो मीनिंग समझ लो, वेन डेर वाल रेडियस का मतलब क्या है, आपको दो एडजेसेंट एटम की न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस लेनी है। न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ लेना है, पर एटम कैसे होना चाहिए, नॉन बॉन्डेड, मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है क्या, इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है। और दोनों कैसे एटम होना चाहिए, एक जैसे एटम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना है ना, ऐसा नहीं कि ये हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं चाहिए। क्लियर है सबको? चलो अगला चीज देखो, बॉन्ड एंगल। अगली चीज देखो बॉन्ड एंगल का। अच्छा अभी हमने लीविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, लीविस डॉट स्ट्रक्चर है ना। तो देखो बॉन्ड एंगल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, लिख लो पहले डेफिनेशन, एंगल बिटवीन दी ऑर्बिटल्स containing bond नहीं, angle between the orbitals containing bond pair of electrons, उन ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल जिनके अंदर कौन सा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर याद करो, ऐसा बनता है अमोनिया का स्ट्रक्चर, लीविस डॉट स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल, इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड एंगल। ये वाला एंगल भी क्या कहलाएगा, बॉन्ड एंगल। कितनी वैल्यू होगी इसकी, 109 डिग्री 28 मिनट्स है ना। बता दूंगा कैसे आई, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, अच्छा क्या ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल बोलेंगे हम, है ना। अच्छा H2O में बॉन्ड एंगल बताओ, H2O के अंदर बॉन्ड एंगल तो आप बता सकते हो, अगर मैंने H2O को ऐसा बना दिया तो अभी के लिए क्या बोलोगे आप, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या हो गया, एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के पास में है और इस ऑर्बिटल के पास में, इन दोनों के बीच का एंगल क्या बोलोगे आप, 180 डिग्री। एक्चुअल में 180 है ना, पर एक्चुअल में 180 डिग्री नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो कुछ करेगा, जिस वजह से स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनता, थोड़ा सा अलग बनता है। ठीक है,
चीज हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। लिख लिया सबने? चलो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के बीच में। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड between two atoms in a molecule, in a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। एक चीज बताओ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा अमोनिया, 1 होगा कि 3 होगा? कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो एक एटम नाइट्रोजन है, दूसरा एटम हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है, 1। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, है ना? सिमिलरली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 2। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बॉन्ड इथालपी क्या होती है, और उसके बाद हम करेंगे VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।